ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है देश के विभिन्न अंचलों में निवासरत वनवासियों द्वारा अपनाई गई वन संरक्षण की परंपराओं पर केंद्रित विशेष रूपक सीस कटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। आलेख बसंत निर्गुणे। प्रस्तुति राकेश ढोंडियाल। ब्राह्मणसो अतिरात्रेण सोमे सरो न पूर्णमवितो वदन्तः। हे मनुष्यों, प्रकृति का स्वागत करो, नए पेड़ लगाने का उत्सव मनाओ, नए फूल लाने का आनंद मनाओ। ये प्रकृति जीवन का अमृत है, इसे न तो विषैला बनाओ और न बनाने दो। इसमें शक्ति भरी औषधियां हैं, इसमें उपयोगी वनस्पतियां हैं, इसमें जीवन दाता पर्जन्य है। इसलिए पुत्रवत इसको पालो, इसलिए मित्रवत इससे मिलो। ऊर्जं पुष्टं बिभ्रति मन्मभागं घृतं त्वाभिनिषेदेव भूमे। हजारों वर्ष पूर्व इसी भारत भूमि पर एक ऐसा प्रज्ञ समाज निवास करता था जो वृक्षों, वनों और संपूर्ण पर्यावरण के प्रति अत्यंत सजग था। कालांतर में मनुष्य कृत्रिम आवश्यकताओं के जाल में फंसता चला गया और उसके लालच ने सुरसा का रूप धारण कर लिया। मनुष्य के लालच के कारण विकास और पर्यावरण का नाजुक रिश्ता बदतर होता चला गया और इसके परिणाम विकृतियों के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगे। गांधीवादी चिंतक कैलाश चंद्र पंत। गांधी जी ने इस संबंध में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि प्रकृति के पास आपकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने के प्रचुर सामग्री है, लेकिन मनुष्य के लालच की पूर्ति करना उसके बस की बात नहीं है। उपभोक्तावादी संस्कृति पनपने पर इसकी सबसे अधिक कीमत चुकाई मूक वृक्षों और जंगलों ने। विकास के नाम पर हम पेड़ काटते चले गए और हरित संपदा के सिकुड़ते ही पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चरमरा गया। आंकड़ों के लिहाज से वन क्षेत्र के मामले में भले ही भारत की गिनती दुनिया के 10 अग्रणी देशों में होती हो, लेकिन यह भी सच है कि हमारी कई नदियां या तो सूख चुकी हैं या सूखने की कगार पर खड़ी हैं। जलवायु परिवर्तन की मार ने इस संकट को और विकराल कर दिया है। पर्यावरणविद और मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ से संबद्ध लोकेंद्र ठक्कर। भारत जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से बहुत संवेदनशील राष्ट्र है साउथ एशिया में, और उसमें भी जो कोस्टल रीजन्स या हिमालयन रीजन्स की बात नहीं है, मध्य में जो भूभाग है हमारे देश का, जिसमें मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस प्रकार के जो राज्य हैं वो ज़्यादा संवेदनशील बताए गए हैं, विशेष रूप से पानी की संकट को लेकर के। अब हम जंगलों को लकड़ी और उससे जो मिलने वाले माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो हमारे लघु वनोपज है, तो वो तो है ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन अब हम समझने लगे हैं कि अगर हमें पानी चाहिए, हमारी नदियों में अगर पानी बहना है, विशेष रूप से इन इलाकों की जो कि भारत के मध्य में है, इन इलाकों में चूँकि जो नदियाँ हैं वो ग्लेशियर से पिघल के नहीं आ रही हैं, यहाँ पर पानी का एक बड़ा स्रोत जंगल है। यदि हमको कार्बन डाइऑक्साइड का सिक्वेस्ट्रेशन करना है, यदि हमको अपनी नदियों में पानी चाहिए, तो हमें जंगल को बचाना है। एक नया विचार अचानक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट है, बिल्कुल हमारे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन है। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्यावरण संबंधी सारी समस्याओं की जड़ में हमारी बदली जीवन शैली है। आज पूरी दुनिया में वापसी की बात हो रही है, कुदरत की ओर वापसी। लेकिन क्या यह संभव है? इस बारे में भारतीय जीवन दृष्टि क्या कहती है? चिंतक और लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी। कभी हम कहते हैं पहाड़ बचना चाहिए, कभी हम कहते हैं नदियां बचना चाहिए, कभी हम कहते हैं वन बचना चाहिए, कभी हम कहते हैं भू संपदा बचनी चाहिए। मुझे जरा ये बताइए, जीवन तो समवेत है ना, वो नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, झरने हैं, उर्वरा भूमि है, इन सब के होने से संभव होता है। दरअसल किसी एक चीज का सवाल नहीं है, ये जीवन विरोधी दृष्टि जो विकसित हुई है विकास के नाम पे,
इसने हमें ऐसा बनाया है। वनों को बचाने का मामला जो है यहाँ से शुरू होता है कि प्रत्येक जीवन मेरे जीवन की भांति ही मूल्यवान है। वृक्ष जो है एक जीवंत सत्ता है, एक प्राणमय सत्ता है और भारत सदा से इसको जानता रहा है। पिछली 1-1.5 सदी के भीतर एक अजीब तरह की शिक्षा ने हमें एक ऐसे मनुष्य के रूप में गढ़ा कि प्रकृति का दोहन किए बिना मनुष्य के रहने के परिवेश का विकास हो ही नहीं सकता। उसने सारी तबाही लाई है। प्रकृति तो इसकी बहुत दयनीय शिकार हुई है। कैलाश चंद्र पंत। भारतीय जीवन दर्शन में सबसे मुख्य बात है कि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए चलते हैं। यहाँ तक कि हम अपने शरीर की व्याख्या भी जो करते हैं आयुर्वेद में, वह प्रकृति के अनुरूप करते हैं। वैसा सामंजस्य दुनिया में कहीं दिखाई नहीं पड़ता, प्रकृति के साथ तालमेल। यदि हम अपने लोक और जनजातीय समाजों की ओर देखें तो हम पाएंगे कि भारत में प्रकृति की ओर लौटना अभी भी संभव है। भारत में देशज ज्ञान विज्ञान की बहुत समृद्ध परंपरा है। हमारा आधुनिक समाज जिन बातों को कठिनाई से समझ पाता है, उसे हमारा लोक समाज अपने दैनिक जीवन में सहज रूप से आजमाता रहता है। दरअसल लोक समाजों में ये वैज्ञानिक बातें संस्कार के रूप में प्रचलित हैं। लोकेंद्र ठक्कर। जहाँ तक प्रकृति के साथ तालमेल की बात है, भारतीय लोक जीवन में इसका बहुत ही समृद्ध उदाहरण हमको मिलते हैं। एक उदाहरण जो बिश्नोई समाज का हम सब जानते हैं, वो कहते हैं कि शीश कटे और रुख बचे तो भी सस्तो जान। यदि आप अपना सिर कटाकर एक पेड़ भी बचा सकें तो भी यह सौदा बहुत सस्ता है। वहीं हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में रामनामी संप्रदाय जो अपने पूरे शरीर पर राम नाम गुदा लेते हैं, टैटूज जिसको आजकल हम कहते हैं। मुझे लगता है कि तालाब को बचाने और बनाने का विज्ञान उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। और ये सारे लोक जीवन के उदाहरण आज भी बहुत प्रासंगिक हैं। दूसरी रैया गोटी मारो रे, धनीला परी जाए चिड़ैया लगे गोटी मारो, चिड़ैया लगे गोटी मारो, भाजी फूल मोर चढ़ती जवानी के दिन वो चिड़ैया लगे गोटी मारो, चिड़ैया लगे गोटी मारो, भाजी फूल मोर चढ़ती जवानी के दिन वो चिड़ैया लगे गोटी मारो। जनजातीय और लोक समाजों के पारंपरिक मिथकों, रीति रिवाजों, पर्व त्योहारों और परंपराओं में वनों को बचाए रखने के सार्थक उपाय मौजूद हैं। जनजातीय जीवन जो है, लोक और जनजातीय जीवन, उनकी पूरी जीवन पद्धति ही पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन को समर्पित है। मानव शास्त्री अशोक कुमार तिवारी। जितने भी जनजातीय समाजों के गोत्र हैं, लगभग 40% जो गोत्र हैं वो किसी न किसी प्राणी को समर्पित हैं और लगभग 40% जो गोत्र हैं वो किसी न किसी वनस्पति, पेड़ पौधों को समर्पित हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह हुआ है कि यदि किसी व्यक्ति का या किसी गोत्र का गोत्र चिन्ह कोई पर्टिकुलर वृक्ष है, कोई पर्टिकुलर पौधा है, तो उसका वो सेवन नहीं करेगा। तो अपने आप में एक ऐसा तादात्म्य स्थापित हो जाता है कि भाई इसको सहेजने के लिए इतने हजार या इतने लाख लोगों का जनसमूह है जो उसे कोई हार्म नहीं कर सकता। जनजातीय और लोक समाज अनेक मिथकों के सहारे जीते हैं। इनमें मानव उत्पत्ति की अनेक कथाएं मिलती हैं। ये मिथक हमें बताते हैं कि उनकी आदिम चेतना में ही वनों की रक्षा के सूत्र विद्यमान हैं। ऐसा ही एक मिथक है सहरिया जनजाति का। इसमें बताया गया है कि देवता ने जब धरती, पेड़ पौधे और पशु पक्षी सब बना लिए, तब उन्होंने सोचा कि कोई तो ऐसा हो जो इस धरती का आनंद ले सके, इसके सौंदर्य और इसकी व्यापकता को महसूस कर सके। तो उसने अपना हमशक्ल मनुष्य को गढ़ा। तो पहला स्त्री पुरुष की जो जोड़ी उसने बनाई, उसको उन्होंने धरती के बीचों बीच स्थापित किया। लोक कला मर्मज्ञ शंपा शाह। और कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, तुम यहाँ रहो। लेकिन उसके बाद वो गढ़ते गए, उन्होंने बहुत मनुष्य गढ़े। तो बाकी जो मनुष्य आते गए, उन्होंने ये जो पहला
युगल था उसको धकेलते धकेलते और वो किनारे होता चला गया। अब जब देवता ने सोचा कि अब सबको अपने काम देने चाहिए, तो उन्होंने सबको बुलाया कि आओ और अपने अपने लायक औजार लो जिससे तुम जो करना। कोई किताब लेना चाहता है, कोई हल लेना चाहता है, जो भी, तो सबने लिए। अब वो पहले युगल का कहीं पता नहीं, तो फिर देवता ने देखा तो वो बैठे हैं, उनको आना ही नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने बोला कि तुमको तो मैंने सबसे बीच में बिठाया था, तुम इतने किनारे कैसे पहुंच गए? उन्होंने बताया कि भाई जो आते गए वो हमें धकेलते गए। देवता ने कहा अब तो कुछ भी नहीं बचा है, अब सारे लोग सारे ले जा चुके, देखो अब क्या बचा है। तो वहाँ गए तो एक सब्बल, खंता कहते हैं वो लोग उसको, वो भर बचा था। उन्होंने कहा हमें तो बिल्कुल यही चाहिए था और कुछ चाहिए नहीं, जंगल जाते हैं कुछ कंदमूल निकालने में बड़ी मदद हो जाएगी इससे। तो उन्होंने कुछ कंदमूल ला के देवता को दिए और कहा कि आप भी खाइए। देवता बड़े प्रसन्न हुए। तो उन्होंने उनको तमाम तरह की वनस्पतियों की जानकारी देनी चाहिए। तो उस पर उन लोगों ने उनका कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया सी नहीं आई। भगवान को बुरा लगा कि क्या ही अजीब है। तो उन्होंने उनके जो कंद लाए थे उनको कड़वा कर दिया। तो उससे भी वो कुछ भी विचलित नहीं हुए, वो दूसरा कोई कंद ढूंढने चले गए और दूसरा कोई मीठा कंद लेकर आ गए। तो देवता को समझ में आया कि ये जो मेरी पहली संतान है ये संतोषी है और ये ही दरअसल बचाएगी। ये जो मैंने जो सब कुछ बनाया है, सच पूछो तो ये ही बचाएंगे। उनके यहाँ जंगल के लिए शब्द है सहर, इसीलिए उनको नाम दिया कि सहरिया, ये सहरिया कहलाएंगे। ये संतोष वाले भाव की जो मैं बात कह रही थी, जो संभवतः आधुनिक समाज को अब सीखनी ही होगी, वरना फिर और कोई चारा ही नहीं होगा शायद। जनजातीय जीवन पूर्णतः जंगल पर निर्भर है, किंतु उसने प्रकृति से उतना ही लिया है जितना उसके लिए आवश्यक है। वे जंगल को देवता मानते हैं और उसकी अनुमति लेकर ही अपने काम की चीजें लेते हैं। जहाँ जहाँ जंगल बचा है समझिए कि वहाँ जनजातियाँ बची हैं, और जहाँ जनजातियाँ बची हैं ये जानिए कि वहीं जंगल बचा है। पूरी दुनिया में जो जनजातियाँ हैं उन्होंने जाने कैसे, एक तो वो प्रकृति के बीच में रहते हैं, उसे संरक्षित करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें फिर भी पता था कि कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिससे जंगल का एक हिस्सा या ऐसा होता हो जिसे जहाँ छुआ ही ना जाए, जिसको वर्जिन फॉरेस्ट कहते हैं। तो वर्जिन फॉरेस्ट तो इस दुनिया में है ही बहुत कम, पर छोटे छोटे पैचेस में केवल वहाँ हैं जहाँ जनजातियाँ हैं। तो वर्जिन फॉरेस्ट का मतलब होता है, इनको पुनीत वन या सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। लोक संस्कृति मर्मज्ञ कपिल तिवारी। जनजाति समाज में वनों के एक हिस्से को देववन या पुनीत वन के नाम से छोड़ा जाता है। उसका अर्थ ही ये है कि हमें देवताओं के रहने की जगह या उनका लोक भी बनाना है तो वन में ही बनाना है, और उस जगह को अपावन नहीं किया जा सकता, वहाँ आखेट नहीं किया जाता, और किसी भी तरह से संध्या काल के बाद उसकी शांति को भंग नहीं किया जाता। ये कुछ अघोषित नियम हैं जो प्रत्येक जनजाति के लोग पालन करते रहे हैं। अशोक कुमार तिवारी। ऐसे पुनीत वनों की संख्या उत्तर में हिमालय, गढ़वाल, कुमाऊं से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश में फैली हुई है, कई हजारों की तादाद में है। तो उतनी बड़ी जो इकाइयां हैं वेजिटेशन की, उनकी तो रक्षा हो ही रही है। उसमें यदि कोई पोखर है, पोखर में मछलियां हैं, तो उन मछलियों का भी शिकार नहीं किया जाएगा। मणिपुर चारों ओर पहाड़ियों से घिरी हुई एक घाटी है, जहाँ पर कि घाटी में मैतेई लोग निवास करते हैं। मानव शास्त्री सूर्य कुमार पांडे। और ये मैतेई लोग जब अपने प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की बात करते हैं तो उनके पास जो पर्यावरण है उसमें एक समतल घाटी है जहाँ पर कि वो चावल की उपज लेते हैं, और वन की लकड़ी के उपभोग के लिए उन्हें ज़्यादातर पहाड़ों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि पहले से ऑक्यूपाइड है उस इलाके में रहने वाली दूसरी नागा एवं अन्य जनजातियों के द्वारा। तो जब क्षेत्र से संबंधित अधिकार की बात आती है तो मैतेई लोगों को कहीं ना कहीं वनों के उन छोटे छोटे से हिस्सों पर निर्भर रहना पड़ता है जो कि उस घाटी में ही विकसित हो रहे हैं, और इस दौरान ये मैतेई लोग उस
पुनीत वन की अवधारणा का विकास कर लेते हैं, जिसके साथ मैतेई संस्कृति का, मणिपुर की महत्वपूर्ण संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान लाई हाराओबा जुड़ा रहता है। लाई हाराओबा एक अनुष्ठान है जहाँ पर वो वन के उस हिस्से को जिसको कि उन्होंने संरक्षित किया हुआ है, वहाँ उनके पुजारी और पुजारिन जाकर के अनुष्ठान संपादित करते हैं। और ये जो एक सार्वजनिक अनुष्ठान होता है, इस दौरान जब समाज के अधिकांश सदस्य एकत्रित होते हैं तो उन सब में इस बात का संचार होता है कि ये जो चीज़ है ये हमारी संस्कृति के लिए संरक्षित है, इसका अत्यंत महत्व है कि ये उस विशेष इलाके में जैव विविधता को बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं उस संस्कृति को जीवन शक्ति प्रदान कर रहा है। मिनिका नाम का एक छोटा सा टापू है, उसकी कुल लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है और चौड़ाई कहीं पर भी 1 किलोमीटर नहीं है। इसमें लगभग 10,000 से अधिक लोगों की आबादी रहती है। वहाँ खेती के नाम पे कुछ भी पैदा नहीं किया जा सकता और वनस्पति के नाम से आइलैंड के एक छोटे से हिस्से में जो लगभग 4 या 5 किलोमीटर है, नारियल के पेड़ हैं। नारियल और कटहल इसके पेड़ हुए हैं। गांव जो है, ये पूरी जो आबादी है वो 10 गांवों में विभाजित है। छोटी सी दुनिया, लेकिन उसके 10 गांव हैं। उन गांव के मुखिया होते हैं, उन गांव के अपने पंचायत घर होते हैं जिसको अथरी या विलेज हाउस कहा जाता है। सारी की सारी पूरी व्यवस्था है। और वैसे ही वो जो वनस्पतियों का क्षेत्र है, तथाकथित जंगल, जिसको वहाँ की भाषा में पंडारम कहा जाता है, वो 10 हिस्सों में बटा हुआ है। लेकिन उस पंडारम में कोई भी आदमी कभी अकेला नहीं जा सकेगा। जो विलेज पंचायत है या जो अथरी है, विलेज हाउस है, वो दिन तय करता है। उस दिन उस गांव के हर घर से लोग जाते हैं और जो गिरे हुए नारियल के फल हैं, जो गिरे हुए सूखी पत्तियां हैं, गिरी हुई जो टूटी हुई टहनियां हैं, उनको ही इकट्ठा करके लाया जाता है। तो सीधा सीधा एक अनुशासन सा है कि भाई, वरना ठीक है, 10,000 की आबादी है, हर आदमी महीने में 1-2 पेड़ों को यदि काटता चले तो 6 महीने नहीं चलेगा। लेकिन वो सैकड़ों हजारों साल से पंडारम है, वहां पे जीवित है। वृक्षों और वनों में देवों का वास मानने वाले इन समुदायों में कई ऐसी सांस्कृतिक परंपराएं हैं जिनको आज के संदर्भ में देखे जाने की आवश्यकता है। ऐसी ही एक रवायत है कर्मा नृत्य परंपरा। छोटा नागपुर से लगा के रायगढ़, जसपुर और मंडला से लगा के बस्तर तक की 700-750 किलोमीटर के भूभाग में 8 जनजातियों और लोक समाजों के, छत्तीसगढ़ का जो लोक समाज है वो भी कर्मा नृत्य करता है। तो एक नृत्य प्रकार इतनी जनजातियों में मौजूद नहीं है जितना प्रचलन कर्मा का है। कर्मा नृत्य जो है एक अनुष्ठान से आरंभ होता है वृक्ष के, और कर्म देवता का वास जो है वो सरई के पेड़ में, वन में माना जाता है, जहाँ वर्ष में एक बार जाके जनजाति समुदाय के जो लोग हैं वो सफ़ेद वस्त्र का झंडा अर्पित करते हैं और कर्म देवता की स्तुति के गीत गाते हैं। ये मूलतः प्रेम गीतों की एक परंपरा है और वे हजारों की संख्या में रचे गए हैं। आज जिसको हम झारखंड कहते हैं, वहाँ की हो, मुंडा, उरांव और संथाल जनजातियों में, मध्य प्रदेश की बैगा, गोंड जनजाति में, छत्तीसगढ़ के लोक समाज में और बस्तर की कुछ जनजातियों में कर्मा नृत्य की परंपरा है। करीब 21 या 22 शैलियों में कर्मा नृत्य 9 या 10 जनजातियां और लोक समाज के लोग यहाँ करते हैं। और सबसे आखिरी में रायगढ़ में कभी सदियों पहले उड़ीसा से माइग्रेट होकर बसने वाला एक छोटा सा शिल्पी समुदाय है जिसको झारा कहा जाता है। वे कर्म वृक्ष बनाते हैं, शिल्प में, धातु से बनता है वो, बेल मेटल में, और जिसमें जीवन की व्यापक गतिविधि का
एक सार जैसा अंकित किया जाता है। वो एक जीवंत वृक्ष से कर्मा की यात्रा शुरू होती है और एक शिल्प के वृक्ष तक आके सारे कला माध्यमों को छूती हुई निकलती है। वो माध्यम शब्द के हों, नृत्य के हों या शिल्प रचना के हों। काला करम देव तोरे जाति जन्म काला ले विसोतार ये करम देवारे काला करम डर तोरे जन्म काला ले विसोतार करम डर काला ले विसोतार गुदना जनजातीय लोगों का श्रृंगार है, किंतु श्रृंगार भी वृक्षों के बिना अधूरा है। गुदने के रूप में इन समाजों में सबसे लोकप्रिय चिन्ह वनस्पतियों और वृक्षों के ही हैं। गोंडों में एक बहुत सुंदर गोदना होता है जिसको बिरछा कहते हैं। बिरछा वृक्ष, बिरछा जहरा कहते हैं, वृक्ष का श्रृंगार। उसको हम कभी ना भूलें। जिन्हें हम नहीं भूलना चाहते हैं उन्हीं को तो हम गांठ लगाना जैसे कहते हैं ना, उसी को तो हम धारण करते हैं। तो ये गोंडों में बिरछा मिलेगा आपको। बहुत तरह के फूल, लवंग फूल, गेंदा फूल, ये फूल, ये सारे तो मिलते ही हैं। भीलों में नारियल के वृक्ष, जो बैगा स्त्रियां हैं वो तो पूरा जंगल खड़ी रेखाएं माथे पर बनाती हैं, जिसका कि अर्थ होता है कि वन। मैं सोचती हूँ कि कितने उपाय से और कितना लगातार खुद को याद दिलाना है। आखिर जिस जंगल से हमें तमाम लकड़ी मिली, तमाम तरह के ईंधन मिले, कोयला मिला, लेकिन हम तो भूल ही गए हैं। हर तरह से जीवन में गूंथ लिया गया है, चाहे वो गोदने हों, चाहे वो गीत हों, लोकगीत हों, चाहे कथाएं हों, उन सब में उसे गूंथा गया है कि वो बार बार याद आता हो। महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से सटे तटीय और पहाड़ी क्षेत्रों में भारत की एक प्राचीन जनजाति निवास करती है, जो अपनी चित्रकला के लिए विश्व विख्यात है। इसका नाम है वारली। वारली चित्रकला में अधिकतर चित्र विवाह उत्सव के होते हैं, लेकिन इनमें सबसे अधिक चित्रांकन मिलता है वृक्षों का। जिसको हम आज वारली चित्रकला कह के जानते हैं, वो दरअसल मूल रूप से ये विवाह में बनाए जाने वाले चौक का ही चित्र हुआ करता था, जो पारंपरिक रूप से बनाया जाता है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। तो वो जो चौक होता है, उसकी जो मुख्य आराध्य देवी है, जो विवाह में उपस्थित मानी जाती हैं, जिनका साक्ष्य माना जाता है, वो कहलाती है पालघट देवी। पाल यानी वृक्ष, हरियाली, पत्ते, और घट यानी जो कि हरियाली से लबलबान हो, जिससे हरियाली फूटती हो। तो वो चित्र उसमें बनता है और फिर उस चित्र के ऊपर बहुत बड़ा आच्छादन बनाते हैं, जिसको कैनोपी कहेंगे हम। उसमें तमाम तरह के वृक्ष बनाते हैं वो लोग। तो मैंने और कोई ऐसी चित्र शैली नहीं देखी है जिसमें इतनी तरह के पेड़ का रिप्रेजेंटेशन वो बाकायदा कलाकार बता पाते हैं कि ये फलाना पेड़, ये फलाना पेड़, ऐसा करके। और उनके जो गाने हैं, ख़ास तौर पे जो विवाह के गीत हैं, उनमें सब में बहुत तरह के पेड़ों का जिक्र आता है। मनुष्य और वनों के आत्मीय संबंधों का ऐसा ताना बाना आज अन्यत्र बहुत कम दिखाई देता है। संभवतः यही कारण है कि वनों की अंधाधुंध कटाई के बाद भी हमारे देश में कई जंगल अब भी बचे हैं। भारतीय वन प्रबंध संस्थान में प्राध्यापक रेखा सिंघल को ऐसे ही एक शोध के दौरान कुछ आश्चर्यजनक तथ्य नजर आए। जब हम लोग इस तरह का अध्ययन कर रहे थे, स्पेशली जनजातियों के साथ और वनों के संबंध में, तो जब हम लोग अध्ययन कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि चलो देखते हैं जनजातियां कहाँ कहाँ हैं। जैसे आप देखेंगे उड़ीसा में बहुत है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, जहाँ जहाँ जनजातियाँ ज़्यादा हैं, एक हम लोगों ने वो नक्शा GIS का निकाला और फिर उसी के ऊपर फॉरेस्ट का नक्शा एक के ऊपर एक लेयर GIS में लगाइए तो आप पाएंगे जहाँ वन ज़्यादा है वहीं जनजातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। इसका मतलब यही है कि जनजातियों की हमेशा से व्यवहार में
वनों का संरक्षण रचा बसा रहा है। प्रकृति के साथ ये जो संबंध है ये एक और ही संबंध है। इस संबंध को मैं कहूँगा प्रकृति के साथ अभेद या अद्वैत का एक मानव संबंध, जो हमारी आरण्यक जातियों में शताब्दियों से प्रचलित रहा है, आज भी अबाधित है। यद्यपि वन छोटे हो रहे हैं, बहुत संकट उनके जीवन पे इस कारण आया है, लेकिन वे परंपराएं अभी भी जीवंत हैं जो वनों को लेकर शताब्दियों पहले उनके पुरखों ने आरंभ की थी। ये एक जीवन दृष्टि है वनों के साथ मनुष्य के जीवन की। इस जीवन दृष्टि को समझे बिना हम वन के साथ एक आरण्यक समुदाय के व्यक्ति के वास्तविक दृष्टि और जीवन को नहीं समझ सकते। आज के संदर्भ में ये जीवन दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। इस जीवन दृष्टि को समझे बिना वनों को बचाना लगभग असंभव है। हमारे समय के अत्यंत महत्वपूर्ण हिंदी कवि विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता है, उसको पढ़ते हुए एक पंक्ति पे मेरा ध्यान अटका था। वो कविता पंक्ति थी, एक पेड़ में लाखों पत्तियां, एक भी अतिरिक्त नहीं, एक भी अतिरिक्त नहीं। जो वृक्ष को इस तरह देख सकता है, उनके पास जीवन भी बचता है, वृक्ष भी बचता है, अरण्य भी बचते हैं। वस्तुतः धरा तभी बचेगी जब पर्यावरण बचा रहेगा। पर्यावरण तभी बचेगा जब वन बचे रहेंगे, और वन तभी बचेंगे जब हम ये समझ जाएंगे कि हर वृक्ष का एक एक पत्ता हमारे लिए प्रकृति का अनुपम उपहार है। सीस कटे रुख बचे तो भी सस्तो जान। देश के विभिन्न अंचलों में निवासरत वनवासियों द्वारा अपनाई गई वन संरक्षण की परंपराओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख बसंत निर्गुणे, वाचक स्वर पदम भंडारी, प्रस्तुति सहयोग पवन सिंह कुशवाहा, प्रस्तुतकर्ता राकेश ढोंडियाल। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी भोपाल द्वारा निर्मित ये रूपक आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।